अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हम बैलेंस कंडीशन के अंदर किसी अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये काम हमने कैसे करना है इसको समझने के लिए वाइट बोर्ड के ऊपर इस टॉपिक की डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक की हेडिंग है व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले हमने इस टॉपिक में जो हेडिंग देनी है वो है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम ये बात बताएंगे कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज का नेम है वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट चार्ल्स व्हीटस्टोन के नाम से मंसूब है। और ये डिवाइस किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस अंडर बैलेंस्ड कंडीशन। और जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है उसकी बात कर लेते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल है नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वानोमीटर अंडर बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस कंडीशन को हम मैथमेटिकल डिस्कशन के अंदर फर्दर एक्सप्लेन कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग होगी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की। मैथमेटिकल डिस्कशन भी सारी इसी हेडिंग के अंदर एक्सप्लेन होगी। और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? हम सबसे पहले डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। सो डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे हमने इस तरह से एक स्क्वायर बनाना है। इस स्क्वायर के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमने कुछ रेजिस्टर्स ड्रॉ करने हैं इस तरह से। और इन रेजिस्टर्स की नेमिंग कर देनी है। नेमिंग करते हुए अब हमें ये जो सीक्वेंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये फॉलो करना बहुत लाजमी है कि ये रेजिस्टर R1 है, ये R2 है। अब हम नॉर्मली क्लॉकवाइज चलते हुए इस वाले को R3 कहने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि बुक के मुताबिक R3 लेफ्ट साइड वाला रेजिस्टर है, जबकि जो R4 है वो राइट साइड वाला रेजिस्टर है। अगर आपने इस सीक्वेंस को फॉलो ना किया तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो बुक वाली नहीं आएगी, होगी वो भी करेक्ट, लेकिन बुक से मैच करना है तो यही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। इसी बात को हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में लिख भी लेते हैं कि हमने क्या करना है। हमने 4 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 और R4 इस तरह से अरेंज किए हैं कि वो एक मैश या जाल बना रहे हैं। इसके बाद हमने इसके कॉर्नर्स की नेमिंग कर देनी है। इन कॉर्नर्स को हम नाम देंगे A, B, C और D का। और हम ये बात बताएंगे कि जो कॉर्नर्स हैं B एंड D इनके दरमियान में एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर अटैच्ड है। उस सेंसिटिव गैल्वानोमीटर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर हमने ये बात एक्सप्रेस करनी है कि जो कॉर्नर्स हैं ए
एंड सी, उनके दरमियान में हमने क्या कनेक्ट किया है? उनके दरमियान में हमने एक बैटरी कनेक्ट की है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस तरह से। इधर एक स्विच रिप्रेजेंटेड है, इसके बाद हमने बैटरी बनानी है और इस बात का ख्याल रखना है कि नेगेटिव टर्मिनल लेफ्ट और पॉजिटिव टर्मिनल राइट साइड पे ही हो, ताकि हम बुक की सेंस फॉलो कर सकें और बाद में कैलकुलेशंस में कोई कॉन्ट्राडिक्शंस ना आए। सो जो हमारी डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगी। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप करेंगे वो क्या है? वो है एज्यूम लूप करंट्स। लूप करंट्स एज्यूम करने हैं, सबकी सेंस सेम होनी चाहिए। आप तमाम लूप करंट्स या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज सेंस में ड्रॉ करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक ही बैटरी है और बैटरी जो करंट यहाँ पे रोटेट करवाना चाहती है वो किस तरफ करवाना चाहती है? वो इस तरह से इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप करंट फ्लो करवाना चाहती है। इस लूप करंट को मैं अब I3 का नाम दे रहा हूं। इसे हम IC भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि बुक ने I3 लिखा है इसलिए इसे I3 ही लिखा जा रहा है। उसके बाद इसी सेंस में हमने जो लूप करंट्स बनाने हैं उनमें से पहला लूप करंट ये वाला है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बुक के मुताबिक I1, और जो नेक्स्ट लूप करंट है वो ये वाला लूप करंट है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है I2। सो हमने लूप करंट्स एज्यूम किए हैं और सारे लूप करंट्स किस डायरेक्शन में बनाए हैं? वो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस किए हैं। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? वो होगा अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज रूल फॉर ऑल द लूप्स। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिख दोगे। इसमें आपने क्या बताना है? लेट अस कंसीडर दैट वी हैव 4 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 and R4 arranged to form a mesh. There are 4 corners of this mesh A, B, C and D. Between the corners B and D a sensitive galvanometer is connected, and between the corners A and C a battery of potential difference V is connected. To apply Kirchhoff voltage rule, we assume loop currents for all the loops in anti-clockwise sense. Now we are going to apply Kirchhoff voltage rule for all the loops. ये हमने काम किया है, अब हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जो स्टेप फॉलो करेंगे वो होगा अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज रूल फॉर लूप। किस लूप की बात कर रहे हैं? CDAC। दैट मीन्स वो लूप जो कि करंट I3 कंटेन करता है, इस वाले लूप की बात करने लगा हूं। यहां से स्टार्ट कर लीजिए पॉइंट C से। जब आप रेजिस्टर R4 के अक्रॉस मूव करेंगे तो जो पोटेंशियल चेंजेस हैं वो नेगेटिव होंगे, -VR4। फिर R3 आएगा, R3 से गुजरते हुए जो पोटेंशियल चेंजेस होंगे वो होंगे -VR3। और उसके बाद बैटरी की बारी है। यहाँ पे लो से हाई जा रहे हैं, सो पोटेंशियल चेंजेस पॉजिटिव होंगे और आप +V लिखेंगे या फिर आप +E लिख दें अगर आप यहाँ पे इस बैटरी के पोटेंशियल को E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो। इन सब का सम किसके इक्वल होगा? इस सब का सम 0 के इक्वल होगा। अब अगर आप यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करना चाहें तो R4 के अक्रॉस 2 करंट फ्लो कर रहे हैं, I3 एंड I2। इस लूप की डायरेक्शन में जो नेट करंट है वो होगा I3 माइनस I2 इंटू R4, और R3 से गुजरने वाले भी 2 करंट्स हैं, एक है I3 और एक है I1। लिखा जाएगा I3 माइनस I1 इंटू R3 और +E इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसको रीअरेंज करके कोई और फॉर्म भी दे सकते हैं, E माइनस I3 माइनस I2 R4 माइनस I3 माइनस I1 R3 इज इक्वल टू 0, और
E इज इक्वल टू I3 माइनस I2 R4 प्लस I3 माइनस I1 इंटू R3। इस इक्वेशन को आप नाम भी देख सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि ये इक्वेशन हमारी है 0A, ये इक्वेशन है 0B और ये इक्वेशन है 0C। 0 मैंने इसलिए नंबर दिया है इसका कि इसको मैं आगे यूज़ नहीं करने जा रहा। आगे मैं सिर्फ I1 और I2 की जो लूप इक्वेशंस है उनको यूज़ करूँगा। सो अब हम यहाँ पे लिखते हैं अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज रूल। पेपर्स में आप हमेशा फुल फॉर्म लिखते हो। सो अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज रूल फॉर लूप। किस लूप की बात करने लगे हैं? हम स्टार्ट करने लगे हैं बी से। सो बी ए डी बी। सो ये लूप कौन सी है कि आप यहां से स्टार्ट करते हैं, इधर आते हैं, फिर इस तरफ आते हैं और यहां से वापस इस पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं। सो इसमें जो लूप करंट है वो है I1 और उसके लिए जो लूप इक्वेशन लिखेंगे उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। सो लिखा जाएगा -VR1, फिर ये रजिस्टर आएगा लूप करंट की डायरेक्शन में, यहाँ पे लिखा जाएगा -VR3 और फिर गैल्वानोमीटर आएगा। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को अगर हम RG कहें तो उस पर ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल -VRG होगा और सम 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे भी ओहम्स लॉ अप्लाई करना है। सो हम ये बात जानते हैं कि R1 से गुजरने वाला करंट क्या है, वो I1 अकेला ही करंट है। सो इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा -I1 R1। और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस R3 से गुजरने वाले करंट की तो दो करंट्स हैं, एक I1 है और एक I3 है। सो I1 की डायरेक्शन में नेट करंट बनेगा I1 माइनस I3 इंटू R3 और गैल्वानोमीटर के अक्रॉस भी दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक है I1 और एक है I2। सो नेट करंट I1 की डायरेक्शन में लिखा जाएगा I1 माइनस I2 इंटू RG रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट काम करने जा रहे हैं, उसमें क्या लिखेंगे? अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज रूल फॉर लूप CBDC। दैट मीन्स यहां से स्टार्ट करेंगे और घूम के हम वापस इस पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। पहला पोटेंशियल चेंज R2 के क्रॉस आएगा, ये लिखा जाएगा -VR2। दूसरा पोटेंशियल चेंज गैल्वानोमीटर के क्रॉस आएगा, ये लिखा जाएगा -VRG। और थर्ड पोटेंशियल चेंज R4 के क्रॉस आएगा, उसे हम कहेंगे -VR4 इज इक्वल टू 0। R2 से गुजरने वाला करंट एक ही है और वो है I2। सो ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा I2R2। और गैल्वानोमीटर से दो करंट्स गुजर रहे हैं, एक है डाउनवर्ड करंट I2 और एक है नेबरिंग करंट I1। I2 की डायरेक्शन में नेट करंट I2 माइनस I1 इंटू RG लिखा जाएगा और उसके बाद R4 के अक्रॉस भी दो करंट्स हैं, एक है I2 और एक है I3। सो I2 की डायरेक्शन में नेट करंट I2 माइनस I3 इंटू R4 लिखा जाएगा और सम 0 के इक्वल आएगा। सो इस इक्वेशन को हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम बात करने लगे हैं बैलेंस कंडीशन की। इतनी दफ़ा हमने बैलेंस कंडीशन कहा है, इस बैलेंस कंडीशन से क्या मुराद है? सो अंडर बैलेंस्ड कंडीशन I net will be 0 through galvanometer। दैट मीन्स आपने कोई ऐसी कंडीशन सेट करनी है, R1, R2, R3 और R4 का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि जिसमें गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 आ जाए। ठीक है, तो इस सूरत में गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। सो अगर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो उसका मतलब है कि उसमें से जो फ्लो करने वाला अपवर्ड डायरेक्शन का करंट I1 है और जो डाउनवर्ड फ्लो करने वाला करंट I2 है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं। सो अगर आप यहाँ पे ये बात कह देते हो कि I1 और I2 आपस में इक्वल हैं तो इसकी रीअरेंजमेंट दो तरह से हो सकती है। आप या तो I2 को इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे ले जाओ और लिख दो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, या फिर आप I1 इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे ले जाओ और लिख दो I2 माइनस I1
इज इक्वल टू 0। सो एक ही बात है। सो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारी इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं कि क्या थी। ये है इक्वेशन नंबर 1 जिसमें अब ये वाली टर्म 0 हो चुकी है। I1 माइनस I2 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। सो बाकी टर्म क्या बचती है, वो बचती है माइनस I1 R1 माइनस I1 माइनस I3 इंटू R3 और सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। रीअरेंजमेंट्स कर लीजिए। रीअरेंजमेंट्स के बाद इक्वेशन बन जाएगी माइनस I1 R1 और इक्वल टू I1 माइनस I3 इंटू R3। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 3। और अब हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशन 2 क्या बनती है। सो यहां पे लिखते हैं इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या बन रही है, उसमें I2 माइनस I1 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। सो इक्वेशन बचेगी माइनस I2 R2 नेक्स्ट माइनस I2 माइनस I3 R4 इज इक्वल टू 0, या फिर माइनस I2 R2 इज इक्वल टू I2 माइनस I3 R4। चूंकि हम दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने जा रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे ये वाली सब्स्टिट्यूशन भी पुट करनी है किसी एक इक्वेशन में। या तो I2 को I1 की जगह पे लिख दीजिए या फिर I1 को I2 की जगह पे लिख दीजिए। फिलहाल मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। सो जो इक्वेशन बन जाएगी वो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी माइनस I1 R2 इज इक्वल टू I1 माइनस I3 R4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लीजिए। क्या शेप बनेगी, इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी माइनस I1 R1 डिवाइडेड बाय माइनस I1 R2 इज इक्वल टू I1 माइनस I3 R3 एंड I1 माइनस I3 R4। सिमिलर टर्म्स कैंसल आउट होंगी। सो इक्वेशन बनेगी R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम देते हैं। और ये बैलेंस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंस्ड रेजिस्टेंसेस हैं उनकी इक्वेशन है। इसकी कई फॉर्म्स बन सकती हैं। आप इसे इस तरह लिख दो रीअरेंजमेंट के बाद कि R1 ओवर R3 इज इक्वल टू R2 ओवर R4, या फिर आप इसको इस तरह लिख दो R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3, या फिर आप इसको इस तरह से लिख दो R3 ओवर R1 इज इक्वल टू R4 ओवर R2, या फिर आप इसको इस तरह से लिख दो R2 ओवर R1 इज इक्वल टू R4 ओवर R3। तो कोई भी रीअरेंजमेंट बनाई जा सकती है। मैं यहां पे ये कहता हूं लेट R4 इज एन अननोन रेजिस्टेंस। R4 अननोन रेजिस्टेंस है। तो आप क्या कीजिए, आप इस इक्वेशन में R4 की जगह पे X पुट कर लें। सो इक्वेशन 5 क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 5 बिकम्स, ये बन जाएगी R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर X। सो आपने X के लिए सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करेंगे, X इंटू R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3, या फिर X इज इक्वल टू R3 मल्टीप्लाइड बाय R2 ओवर R1। इसे आप इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे लें। सो अब आपने करना क्या है, अब आपने करना यह है कि ये जो हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की डायग्राम है, आप यहाँ पे किसी तरीके से बैलेंस कंडीशन अचीव कीजिए। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इसे अंडर बैलेंस्ड कंडीशन लेके आना है। तो जब बैलेंस कंडीशन आ जाएगी और गैल्वानोमीटर की नीडल 0 डिफ्लेक्शन शो करेगी तो उस वक्त ये इक्वेशन होल्ड करेगी। ठीक है,
लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको x का ही नहीं पता तो आपको कैसे पता कि R3, R2 और R1 की क्या वैल्यूज हम अटैच करेंगे तो x के बराबर आंसर आएगा। हमें कैसे पता कि गैल्वानोमीटर किस कॉम्बिनेशन के लिए जीरो डिफ्लेक्शन देगा। हम तो यहाँ पे घंटों के हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यूज तब्दील कर करके ट्राई कर करके भी इस वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये एक्चुअली बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज। हम इसको प्रैक्टिकल भी बनाएंगे, सेकेंड ईयर का एक प्रैक्टिकल भी है इस प्रिंसिपल के ऊपर, उसकी तरफ चलते हैं। पहले तो मैं जरा इस डायग्राम की थोड़ी सी और शेप्स आपको ड्रॉ करके बता दूं कि आपने किसी और तरह की शेप आ जाए तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ की गई है। और जो गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है वो यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड है। सो ये हमारे पॉइंट्स हैं बी एंड डी, और जो ए वाले पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किए गए हैं। सो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये कोई और डायग्राम है, ये भी वही डायग्राम है, ठीक है। आप यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस की नेमिंग कर रहे हैं R1, R2, R3, R4, अगर आप ये नेमिंग थोड़ी सी इन्वर्ट कर दें, अगर आप R3, R4 को ऊपर बना लें और इसके अलावा R1, R2 नीचे ड्रॉ कर लें तो क्या इस इक्वेशन में कोई तब्दीली आ जाएगी? क्या करंट को ये बात पता है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, या फिर करंट सिर्फ वायर्स फॉलो करता है? तो करंट सिर्फ वायर्स फॉलो करता है, उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। सो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये बात कहने जा रहा हूँ कि ये जो R4 है ये अननोन रेजिस्टेंस X है, और ये जो R3 है ये क्या है, इट इज़ अ नोन रेजिस्टेंस R। और हम चूंकि R1, R2 की वैल्यू एडजस्ट नहीं कर सकते, हम इस इक्वेशन R4 ओवर R3 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 के अंदर, चूंकि R4 और R3 के रेशो नहीं जानते इसलिए हम R2 और R1 की भी करेक्ट रेशो नहीं जानते। सो हमारे लिए ये बात फाइंड आउट करना इस तरीके से बहुत मुश्किल होगी कि हम यहाँ पे R1, R2 का क्या कॉम्बिनेशन लगाएं। सो इसको हम थोड़ा सा तब्दील कर देते हैं, और ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सर्किट है ये तब्दीली के बाद सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल के हिसाब से कहलाएगा स्लाइड वायर ब्रिज। इसमें क्या होगा, इसमें पहले की तरह यहां पे ऐसे एक स्क्वायर फॉर्म में सर्किट होगा। इस सर्किट के अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड होगी, इस तरह से, और ये जो रेजिस्टेंसेस हैं R3 ये यहां पे अटैच होगी, और जो R4 अननोन रेजिस्टेंस है उसे हम यहां पे इस जगह के ऊपर अटैच कर देंगे। और इसके बाद जो नीचे वाली वायर है ना उसमें हम R1 और R2 लगाएंगे ही नहीं, उसको हम एज इट इज रहने देंगे। और यहां पे ये जो कॉन्टैक्ट B है जहां पे गैल्वानोमीटर अटैच होना है उसको अटैच करेंगे गैल्वानोमीटर के साथ, और उसके बाद गैल्वानोमीटर का दूसरा टर्मिनल स्लाइडिंग टर्मिनल रख देंगे, और वो इस पूरी वायर पे पॉइंट A से लेके पॉइंट D तक स्लाइड कर सकेगा। लेट्स से समझाने की गर्ज से लिखता हूं कि ये जो बैटरी है इसकी EMF 12 वोल्ट है। तो जरा बताइए कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर कितना पोटेंशियल आएगा, 12 वोल्ट। यहाँ पे कितना आएगा, 0 वोल्ट। तो अगर ये वायर यूनिफॉर्म एरिया की है तो इस वायर के अक्रॉस जो इधर पोटेंशियल आना है वो आना है 6 वोल्ट। यहाँ पे आएगा 3 क्योंकि इधर तो 0 है ही। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 9, और यहाँ पे कितना है, इधर तो 12 है। तो इस वायर के अलोंग जो पोटेंशियल है वो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है। अब लेट से मैं ये कहता हूँ कि R4 और R3 की वैल्यूज जिसमें से R4 अननोन है वो इस तरह से एडजस्टेड हैं कि लेट से सॉल्व करने के बाद
जो R4 आने वाला है वो आने वाला है 8 ओहम्स, जबकि जो R3 की वैल्यू है वो कितनी है, लेट्स से 4 ओहम्स। ये बात हमें फाइंड आउट करने के बाद, कैलकुलेशन के बाद पता चलनी है। लेकिन अगर मैं इस बात को बेस बनाते हुए R4 के अक्रॉस आने वाले पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो वो पोटेंशियल डिवाइडर की इक्वेशन से R4 ओवर R3 प्लस R4 इंटू V इनपुट वाली इक्वेशन से आएगा, और वो कितना होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, V4 क्या बनेगा, तो V4 बनेगा 8 ओहम्स ओवर 4 ओहम्स प्लस 8 ओहम्स इंटू इनपुट 12 वोल्ट जो कि बैटरी की EMF है। सो आंसर आएगा 8 वोल्ट्स। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे R4 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो 8 वोल्ट्स बन रहा है। ये तो ऑलरेडी 12 पे है ही, ये कितने पे होगा, ये 4 वोल्ट पे होगा, तभी तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 8 वोल्ट्स बनेगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमने R4 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया है। अब मैं बात करता हूं कि हमें R3 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। सो V3 फाइंड आउट करते हैं, और वो आएगा R3 ओवर R3 प्लस R4 इंटू V इनपुट। इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, ये बनेगा 4 ओहम्स ओवर 4 ओहम प्लस 8 ओहम इंटू 12 वोल्ट। नतीजा होगा कि आंसर आएगा 4 वोल्ट्स। सो अगर यहाँ पे 4 वोल्ट्स हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 0 वोल्ट आएगा। अब अगर आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है, जहां पे मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं, लेट्स से मैं कहता हूं कि आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहां पे रखते हैं, तो गैल्वानोमीटर के एक टर्मिनल के ऊपर 4 वोल्ट पोटेंशियल है, दूसरे पे 6 वोल्ट है, और पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है। ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये रिलेटिव नेगेटिव पे है। गैल्वानोमीटर की नीडल तो जीरो डिफ्लेक्शन नहीं देने वाली। अच्छा, अगर आप यहां पे कुछ ऐसा कर लो कि ये जो मूविंग टर्मिनल है इसको इधर प्लेस कर लो, तो एक साइड पे 9 वोल्ट, दूसरी साइड पे 4 वोल्ट बन जाएगा, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे इस साइड पे इधर ले आते हो, तो इधर 3 वोल्ट का पोटेंशियल है, दूसरी तरफ 4 वोल्ट का पोटेंशियल है, ये टर्मिनल रिलेटिवली नेगेटिव बन जाएगा, दूसरा पॉजिटिव बन जाएगा, और गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन अब पहले से बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड पे हो जाएगी। लेकिन एक केस है जिसके ऊपर गैल्वानोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन नहीं देगी। वो क्या, कि यहाँ पे ये जो मैंने डिविजन्स की है 3 और 6 की, अगर इस वायर की लेंथ के अक्रॉस मजीद डिविजन्स कर दी जाएं तो इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो 4 वोल्ट होगा। और अगर आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करके इस पॉइंट के ऊपर ले आते हैं, जब गैल्वानोमीटर के दोनों एंड्स के अक्रॉस सेम पोटेंशियल 4 वोल्ट अपीयर होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट हो जाएगा। अब बैलेंस कंडीशन आ जाएगी और IA और IB वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो जाएंगे, नेट करंट 0 हो जाएगा। और अब आपको पता है कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट B पे वही पोटेंशियल है जो इस वायर के इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है, और ये पोटेंशियल फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेट्स से मैं कहता हूं कि जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू R3 इंटू R2 ओवर R1, इसमें अब हमने रेजिस्टेंसेस R1 और R2 तो लगाई नहीं है। हम ये बात जानते हैं कि रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है, वो होती है रो L ओवर A के इक्वल। सो अगर ये सब्स्टिट्यूशन कर दी जाए तो इक्वेशन क्या बनती है, वो बनती है x इज इक्वल टू R3 और R2 की जगह पे लिखना है रो L2 ओवर A डिवाइडेड बाय रो L1 ओवर A। अब ये पूरी वायर A से लेकर D तक की जो लेंथ की है ये एक ही मटेरियल की बनी है, इसकी थिकनेस या एरिया भी सेम है, तो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और x बन जाएगा किसके इक्वल, R3 L2 ओवर L1 के इक्वल। सो अब अगर मैं यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस लिख रहा हूं तो इसे फिर R3 कहने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली R कह लो। सो इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू R टाइम्स L2 ओवर L1। सो अब हम जब यहाँ पे A से लेके D तक क्या करेंगे, एक स्केल रखेंगे। इस तरह से क्या रखा जाएगा, एक स्केल रखा जाएगा इस वायर के साथ साथ। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस वायर के साथ इस तरह से एक स्केल प्लेस कर देंगे 1 मीटर लेंथ का। A से लेके D तक जो वायर की लेंथ है वो भी 1 मीटर ही है। सो इस तरीके से हम यहाँ पे एक स्केल प्लेस कर देंगे। स्केल के ऊपर यहाँ पे लिखा आएगा कि इस साइड की लेंथ L1 कितनी है, जो कि हमने रजिस्टर R1 की जगह पे लिखी है, और इस साइड वाली लेंथ L2 कितनी है
जो कि आपने R2 की जगह पे रिप्लेस की है। तो भाई जिस तरीके से मैंने यहाँ पे पहले सपोज किया था कि लेट से R3 की वैल्यू कितनी है, R3 की वैल्यू 4 ओहम है, X की वैल्यू तो पहले सपोज की थी ना कि 8 ओहम है। अब हमें यहाँ से मिलेगी कि अगर X की वैल्यू अननोन है और आपको L2 ओवर L1 की भी रेशो नहीं पता, तो अब आप क्या करो कि यहाँ पे ये जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है ना गैल्वानोमीटर के साथ लगा हुआ, इसको यहाँ पे लगाओ, डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर की एक साइड पे आएगी। यहाँ पे लगाओ, गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड पे आएगी। इसके उलट भी हो सकता है कि इधर लगाने से डिफ्लेक्शन ये वाली आ जाए और इधर लगाने से डिफ्लेक्शन ये वाली आ जाए। लेकिन अब आप इस मूवेबल कॉन्टैक्ट को किसी भी एक साइड से स्लाइड करते हुए दूसरी साइड के ऊपर लेके जाओ, तो जिस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल 4 वोल्ट आ गया वो हमारा बैलेंस पॉइंट होगा और उससे हमें L1 की वैल्यू मिल जाएगी और L2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे इस तरह से कि R4 की अननोन रेजिस्टेंस 8 ओहम निकालनी है हमने, R3 की नोन वैल्यू 4 ओहम है, तो जो L2 ओवर L1 की रेशो है वो पता कितनी बनेगी, L1 आएगा 33.33 सेंटीमीटर पे और जो L2 होगा वो कितना होगा, वो होगा 66.66 सेंटीमीटर पे। सो नतीजातन जो X का आंसर होगा वो होगा 4 ओहम्स इंटू 2, दैट मीन्स 8 ओहम्स। तो इस तरीके से हम व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल यूज करते हुए स्लाइड वायर ब्रिज बनाते हैं, जिसपे एक वायर के ऊपर स्लाइड करते हुए हम बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट कर लेते हैं, वरना अगर हमें रेजिस्टेंसेस लगानी पड़ती तो बहुत मुश्किल पड़ जाती। ठीक है, सो सिर्फ एक रेजिस्टेंस R3 नोन होनी चाहिए, R4 अननोन रेजिस्टर होना चाहिए आपके पास, और इसके अलावा आपके पास एक लेंथ ऑफ वायर और स्केल होना चाहिए जिससे आपको अननोन रेजिस्टेंस X मिल जाएगी। और यहाँ पे ये बात भी बताता चलूँ कि जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो हम यहाँ पे एक्चुअली R4 की जगह के ऊपर एक वायर यूज करते हैं किसी एलॉय मटेरियल की बनी हुई। सो हम उस वायर की जब रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर चुके होते हैं तो हमें ये बात भी पता है कि रेजिस्टेंस का फार्मूला रो L ओवर A होता है, और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस R4 अननोन है तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से बना सकता हूँ। अब अगर आपने रो 4 फाइंड करना है तो इक्वेशन बन जाएगी R4 A4 ओवर L4। दैट मीन्स अब ये लेंथ A से लेकर D तक वाली लेंथ नहीं है, यहाँ पे जो आप वायर लगाओगे ये उसकी लेंथ है। एरिया वायर का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की वजह से पाई R स्क्वायर से आएगा, R की वैल्यू D/2 से आएगी, डायमीटर का हाफ, डायमीटर आपको स्क्रू गेज से मिलेगा, और आप यहाँ पे एरिया, लेंथ और यहाँ से आने वाली R4 की वैल्यू पुट करोगे और आपको उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी मिल जाएगी। सो अब हम अपने आज से टॉपिक से रिलेटेड चंद MCQs प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारा आज का पहला MCQ है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम ये बात जानते हैं, नेट करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर इज 0 अंडर बैलेंस कंडीशन। ये गैल्वानोमीटर जब कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो उस वक्त हम उस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। नेक्स्ट है, इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन व्हेन वैल्यूज ऑफ R1 R2 R3 आर दीज, व्हाट मस्ट बी वैल्यू ऑफ R4। तो आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दें, ये बन जाएगी R4 R1 R2 इज इक्वल टू R3, या फिर R4 इज इक्वल टू R3, ये वैल्यूज उस तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी और बन जाएंगी R2 ओवर R1 दैट इज इक्वल टू R3 कितना है 5 ओहम्स, R2 है 4 ओहम्स, R1 है 3 ओहम्स। सो 20/3 ओहम्स या फिर 6.6667 ओहम्स, या फिर बी ऑप्शन 6.7 ओहम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्लाइड वायर ब्रिज R3 is 5 ohm when connected to an unknown resistor R4. By sliding the jaw key, the galvanometer shows 0 deflection when L1 ratio L2 is 3:5. So ये I नहीं है, ये क्या है, ये लेंथ रेशियोज हैं। ठीक है, सो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो लिख देता हूँ, L1 ratio L2 is 3:5. What must be the value of unknown resistance? हम यहाँ पे डायग्राम भी दोबारा से पेस्ट कर लेते हैं। सो स्टेटमेंट के मुताबिक R3 की वैल्यू कितनी है, वो है 5 ओहम्स, R4 अननोन है, वो फाइंड करनी है,
और बैलेंस कंडीशन किसी ऐसे पॉइंट पे आ रहा है यहाँ पे मैं ये तो नहीं कह सकता कि गैल्वानोमीटर के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो है वो 4 वोल्ट ही आ रहा है, ठीक है, फिलहाल केस और है, लेकिन जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है वो उस वक्त बैलेंस पॉइंट देता है जब यहाँ पे इस वक्त जो लेंथ बनती है इस साइड पे L1 और जो दूसरी साइड पे लेंथ बनती है L2 वो रेशो 3/5 में होती है। जॉ की से क्या मुराद है कि ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है ना, इसमें एक वायर के आगे एक ऐसा मेटल का पीस कनेक्टेड होता है जिसके एक साइड के ऊपर इस तरह से जॉज बने हुए होते हैं ताकि वो इस वायर के ऊपर स्लाइड कर सके, ठीक है। सो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है R1 इज इक्वल टू R3/R4। चूंकि R4 हमने फाइंड करनी है तो ये इस तरीके से रीअरेंजमेंट के बाद इक्वेशन बनेगी और R4 विल बी इक्वल टू R3 इंटू R2/R1। अगेन रेजिस्टेंस की जगह पे रो L ओवर A पुट कीजिए, इक्वेशन बन जाएगी R4 इज इक्वल टू R3। R2 की जगह पे आपने क्या लिखना है, इसकी जगह पे लिखना है रो L2 ओवर A डिवाइडेड बाय रो L1 ओवर A। पूरी वायर सेम मटेरियल और सेम थिकनेस की है, इसलिए जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो होगा R4 इज इक्वल टू R3 इंटू L2 ओवर L1। हमें जो रेशो गिवन है वो तो L1 और L2 की है, तो L2 रेशो L1 क्या बनेगी, वो बनेगी 5:3। और अगर आप उसको इस तरह लिखते हो L2 ओवर L1 तो इस तरह लिखा जाएगा 5:3। अब यहाँ पे हमें ये बात पता है कि टोटल वायर कितनी लेंथ की है, वो 100 सेंटीमीटर लेंथ की है। सो इस वजह से अगर टोटल वायर है 100 सेंटीमीटर की, उसके 8 पार्ट्स किए जाएं और उसमें से 5 पार्ट्स किसके बराबर होंगे, वो L2 के बराबर होंगे, और उसमें से 3 पार्ट्स वो किसके बराबर होंगे, वो होंगे L1 के इक्वल। सो इनकी वैल्यूज कितनी होंगी, पहली वैल्यू होगी 500/8, दूसरी वैल्यू होगी 300/8। सो L2 62.5 सेंटीमीटर होगा और जो L3 है वो 37.5 सेंटीमीटर होगा। सो अगर स्केल के यहाँ पे 0 सेंटीमीटर है और इधर 100 सेंटीमीटर है तो बैलेंस पॉइंट जहाँ पे है, जिस पॉइंट के ऊपर बैलेंस पॉइंट है वहाँ पे क्या लिखा होगा, 37.5 सेंटीमीटर। सो ये वाली लेंथ 37.5 और इस साइड वाली लेंथ 62.5 सेंटीमीटर बन जाएगी। अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो R4 इज इक्वल टू R3, R3 5 ओम बताई गई है और L2 ओवर L1 की रेशो क्या है, इट इज 5/3। सो आंसर होगा 25 ओम्स बाय 3 या फिर 8.33 ओम्स। सो गिवन क्वेश्चन के मुताबिक जो हमारी करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्कस करते हुए बैलेंस कंडीशन के होते हुए किसी एक अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो डिस्कस किया, और इस लॉ को, इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हमने स्लाइड वायर ब्रिज कैसे काम करता है वो डिटेल्स भी डिस्कस की। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।